तो क्लास 12th फिजिक्स में टुडे वी विल स्टडी ट्रांसफार्मर्स। अलग अलग चैप्टर में है, कई बुक में अल्टरनेटिंग करंट में है, कई बुक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में है, कई किताब में ये एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में है। ठीक है, बट आपका जो नया सिलेबस है उस हिसाब से आप लोगों को मालूम होगा ये अलग से दिया है, मशीन डिवाइस अलग से पढ़ने के लिए। तो हम लोग पढ़ेंगे आज जनरेटर, आज इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, जब जनरेटर बोल रहा हूँ, क्या पढ़ेंगे आज? ट्रांसफार्मर्स आज ही खत्म कर लेंगे। दो डिवाइस पढ़ना है अलग से, एक है ट्रांसफार्मर्स, एक है जनरेटर। और चैप्टर से कनेक्टेड जो डिवाइसेस पढ़ना है वो सब पहले पढ़े हैं, जैसे पोटेंशियोमीटर था पहले चैप्टर में, पहले में नहीं था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में था, है ना। फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था, वो एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क इन अ मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन में था। साइक्लोट्रॉन नहीं है, जैसे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस था, बट साइक्लोट्रॉन नहीं है, उसको हटाया गया है। और था वैंडीग्राफ जनरेटर, वो पिछले साल ही हट गया है, वो भी एक इंपॉर्टेंट डिवाइस था, मशीन था, जो कि पढ़ना था। ठीक है, सो वी विल स्टडी टुडे अबाउट ट्रांसफार्मर्स। अच्छे से सुनना, ध्यान लगाना, क्योंकि मशीन है, मशीन का क्वेश्चन, एप्लीकेशन, प्रूफिंग, थ्योरी सब इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर्स नाम सुने होंगे, घर के अगल बगल देखे भी होंगे, सिर्फ घर के अगल बगल ही शायद देखे होंगे। वैसे अपना स्विच बोर्ड खोलोगे, टीवी का सर्किट खोलोगे, अगर रेडियो वगैरह तो आजकल यूज ही नहीं होता, मतलब रेडियो का सर्किट खोलोगे, लैपटॉप का अगर सर्किट कभी खुला होगा तो उसमें भी दिखेगा। बट अंदर वाला छोड़ो, बाहर तो घर के अगल बगल ट्रांसफार्मर सब लोग देखा ही होगा अपना, वही है, उसी ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो इसको पहले सुनना ध्यान से, क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, क्यों पढ़ते हैं, क्या है, कब काम आएगा, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग 8th क्लास में पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में। 8th क्लास 7th क्लास से जानते हो कि किस तरह से थर्मल पावर प्लांट, कोयला को बर्न करके उसमें से आता है एनर्जी, है ना, उस एनर्जी से क्या रन करते हैं, उस एनर्जी से हम लोग टरबाइन रन करते हैं, छोटे क्लास से पढ़ रहे हो। वो टरबाइन घूमता है, उसके बाद उसको कनेक्ट करते हैं हम लोग जनरेटर पे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। 6th 7th क्लास में पढ़े होंगे। फिर 9th 10th में पढ़े, फिर 11th में थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में टरबाइन वगैरह के बारे में आपको पढ़ाया गया। 11th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, उसमें भी पढ़े। एक्चुअली में होता क्या, और 10th क्लास में मैं तो भूल ही गया, सबसे इंपॉर्टेंट तो 10th क्लास में आपका एक पूरा चैप्टर था सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इन सब के बारे में पढ़ाया गया। सब में आखिर क्या करते हैं, अंत में हम लोग क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, कौन सा एनर्जी बनाते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चाहे तुम नदी के बगल से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाए हो, चाहे जहां पर कोयला जला करके एनर्जी प्रोड्यूस किया गया, वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाए हो, वो इलेक्ट्रिसिटी उस पावर प्लांट से कहां तक आना है, तुम्हारे घर तक। जैसे भी बनाए हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से बनाए हो, सोलर एनर्जी बनाए हो, थर्मल पावर प्लांट, इंडिया में थर्मल पावर प्लांट इस्तेमाल होता है, कोयला जला करके एनर्जी बनाना इंडिया में मेजर है। ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट बोल दो, कोई भी पावर प्लांट, एनर्जी जो बना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना, और वो कहां तक आना है, वो तुम्हारे घर तक आना है। ये बात आ रहा समझ में? घर तक कैसे आएगा? तार के थ्रू आएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर रहे हो तो कैसे आएगा? तार के थ्रू आएगा। कहां से आना है? नदी, थर्मल पावर प्लांट से तुम्हारे घर तक कैसे आना है? तार के फॉर्म में आना है। ठीक है, ये पहली बात हो, इसमें कोई डाउट? ठीक है, सेकेंड चीज याद करेंगे, जब पावर प्लांट है, बढ़िया खर्चा करके, अरबों रुपया खर्चा करके पावर प्लांट बनता है, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी निकलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो निकलेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो निकलेगा, वो ज्यादा निकलेगा कि कम? ज्यादा। जैसे तुम खर्चा किए वहां पर तो ज्यादा करंट निकलना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसी पर बेस्ड है हर एप्लीकेशन, फिजिक्स का ऐसा ही होता है, छोटा सा टॉपिक पर बेस्ड है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पावर का फॉर्मूला 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, 12th में भी पढ़ रहे हो। पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, अच्छे से देखना। तो करंट का वैल्यू बहुत हाई डेवलप हो गया है, मतलब जहां पर भी तुम्हारा थर्मल पावर प्लांट बना, वहां पर करंट का वैल्यू जो है वो बहुत हाई। ठीक है, समझ में आ रही बात? किससे ट्रांसफर कर रहे हो वहां से तुम्हारे घर तक? तार के थ्रू। अब हम लोग हीट एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हैं 10th में, 11th में, 12th में, 9th में। H बराबर तार में I²RT, इतना हीट प्रोड्यूस होता है। अगर तुम बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस किए हो, जो कि करना ही है, अगर पावर प्लांट बनाए हो तो करंट तो तुमको ज्यादा ही चाहिए, ढेर सारा करंट प्रोड्यूस किए हो, उस ढेर सारे करंट के वजह से ढेर सारा हीट एनर्जी डेवलप हो जाएगा तुम्हारे तार पे, और जो इतना लंबा लंबा तार तुम खींच करके ला रहे हो पावर प्लांट से तुम्हारे घर तक, उसमें ढेर सारा एनर्जी बर्बाद करेंगे। और पूरा फिजिक्स इसी पर बेस्ड होता है कि कितना कम से कम एनर्जी बर्बाद हो।
तुम बनाए हो वहां पर इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वहां से घर तक आने में अपना ढेर सारा हीट एनर्जी बर्बादी करते हुए आ रहे हो, तो वो फायदा नहीं हुआ। उसका उपाय करना पड़ता है। उपाय ये है कि हम लोग किसी तरह से पावर को ही ट्रांसमिट करना है, किसी तरह से अगर वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा लें, क्या करना है, वोल्टेज का वैल्यू क्या करना है, बढ़ाना है। तो अगर वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा लेते हैं और एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ पावर ही सप्लाई कर रहे हो, ये पावर का वैल्यू फिक्स है, अच्छे से समझ लेना क्योंकि यही सब लिखना है। पावर का वैल्यू फिक्स है, वोल्टेज अगर बढ़ा लोगे तो करंट का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो हमें लाभ है क्या, पावर तो जितना चाह रहे थे उतना ही ट्रांसफर होगा। हाँ, बट अगर हाई वोल्टेज से ला रहे हो तो तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका वैल्यू क्या होगा, वो कम होगा। वो कम होगा तो जो हीट एनर्जी का लॉस है तार में वो भी क्या होगा, वो भी जो है वो कम होगा। मतलब हमें एक ऐसा डिवाइस का जरूरत है जो हाई इलेक्ट्रिक करंट को किस में कन्वर्ट कर दे, हाई करंट चाहिए नहीं मेरे को ट्रांसमिशन के लिए, हाई वोल्टेज अगर मिल जाए तो फायदा होता है। बट जब हम लोग बनाते थर्मल पावर प्लांट से कोयला जला करके जो एनर्जी निकालते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, बनता हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हाई इलेक्ट्रिसिटी। बट मेरे को बढ़िया होगा कि अगर वोल्टेज ज्यादा मिल जाए और उसके एवज में कुछ, किसी के एवज में ही करंट को, अगर कोई एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट, बढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक करंट को कम करके उसके एवज में बढ़ा हुआ वोल्टेज प्रोड्यूस करवा दे और उसको तुम्हारे घर तक ट्रांसमिट करवा दे, जादू से तो होगा नहीं क्योंकि बन वहां पर ज्यादा करंट रहा है, लेकिन तुमको अपने तार के थ्रू ज्यादा करंट नहीं, ज्यादा वोल्टेज चाहिए। तो कोई एक ऐसा डिवाइस होना ही है, कोई एक ऐसा मशीन होना ही है, कोई एक ऐसा, इसको इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बोल सकते, दिस इज एक्चुअली अ मशीन विच कन्वर्ट्स, क्या कन्वर्ट तो वर्ड भी नहीं है एक्चुअली में, विच ट्रांसफॉर्म्स, किसको ट्रांसफॉर्म करेगा, ये हाई इलेक्ट्रिक करंट को हाई वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करके तुम्हारे घर तक तार के थ्रू करंट को लाने का काम करेगा सहूलियत से। उसी डिवाइस, उसी मशीन को ही हम लोग ट्रांसफार्मर्स कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या हुआ, ऊपर से बताओ। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, एक मशीन है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है किसको, हाई इलेक्ट्रिक करंट को हाई वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करेगा, बट किसी के एवज में। जैसा अगर वो उसको ऐसे जादू से तो करेगा नहीं, अगर वो वोल्टेज ज्यादा कर रहा है तो करंट का वैल्यू क्या करेगा, कम करेगा। तो वो जादू से तो होगा नहीं, उसके लिए हमको एक डेफिनिट मैकेनिज्म, डिवाइस, मशीन, इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ेगा, साइंस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। ऐसे तो नहीं हो गया ट्रांसफार्मर कर देता है, कुछ तो उसमें होना ही है। कैसे, क्यों, क्या, किस लिए होगा, वो हम लोग इस डिवाइस में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चीज हो गया, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक। और दूसरा चीज ये है, अभी कहाँ तक कहानी बना था, कहानी बना था यहाँ तक कि जहां पर पावर प्लांट के पास ढेर सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। ट्रांसफार्मर क्या किया, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट को कम कर दिया, फिर वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा कर दिया। कहां तक लेके आया, तुम्हारे घर के बगल तक। बट कहानी तो आधा ही हुआ ना, उतना हाई वोल्टेज अब तुम्हारे घर पे कैसे आएगा। जैसे वहां तो ट्रांसफार्मर था, वो कम किया करंट को, वोल्टेज ज्यादा कर दिया। क्यों? क्योंकि बीच में जो तार में एनर्जी लॉस है उसको बचाना था, तुम्हारे घर तक तो पहुंचा दिया। उतना वोल्टेज अब तुम्हारे घर में कैसे आएगा। अपने घर में तो इंडिया में आपको मालूम है मैक्सिमम वोल्टेज अलाउड इज 220 वोल्ट, यूएस वगैरह में 440 है, बट 220 ही होता है। उतना अब तुम इतना मेहनत किए, बड़ा करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिए, फिर तुम्हारे घर तक आ भी गया, सब ठीक है, लॉस भी कम हुआ, बट उतना ज्यादा वोल्टेज लेके अब करोगे क्या, वोल्टेज तुम्हारे घर में आ नहीं पाएगा। तो वहां पर किसका जरूरत पड़ेगा, वहां पर एक और ट्रांसफार्मर का जरूरत पड़ेगा। ये एक बार और रोल प्ले करेगा। ये अब क्या करेगा, अब जो तुम्हारे घर के बगल वाला ट्रांसफार्मर है, वो जो ज्यादा वोल्टेज है उसको फिर किस में कन्वर्ट कर देगा, वो वोल्टेज कम करके करंट ज्यादा करके तुम्हारे घर पे पहुंचा देगा। तो दो आपको ट्रांसफार्मर का जनरल कॉन्सेप्ट में, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन आप घर के बगल वाला ट्रांसफार्मर देखते हैं और जहां बिजली प्रोड्यूस होता है, उसके बीच में कम से कम 2 सेट ऑफ ट्रांसफार्मर्स का हमें जरूरत पड़ेगा। बाकी और छोटे छोटे ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्विच के अंदर, टीवी के सर्किट के अंदर आपको स्विच बोर्ड वगैरह में छोटा छोटा ट्रांसफार्मर दिखता है, उसके लिए एक स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का जरूरत नहीं है। ये वाला ट्रांसफार्मर जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो जो मेजर अभी मैं 10 मिनट के वीडियो में समझाया, उसका जरूरत है। हाई करंट वहां पे प्रोड्यूस हुआ, उसको फट से कन्वर्ट करके करंट कम, वोल्टेज ज्यादा करके तुम्हारे घर तक भेज दिया। क्यों? क्योंकि बीच में तार में एनर्जी लॉस कम चाहिए
और फिर तुम्हारे घर के पास एक और ट्रांसफार्मर देखे होगे, घर के बगल में ट्रांसफार्मर है, वो फिर गेम बदल देता है, वो फिर गेम बदल देगा, वो फिर तुम्हारा जो बड़ा भयंकर हाई वोल्टेज आ रहा है उसको कम वोल्टेज में, मतलब कम मतलब जितना तुमको चाहिए उतना तुम्हारे घर तक भेजेगा, और उसके एवज में करंट को वो फिर बढ़ा लेगा। तो वो काम बार बार ट्रांसफार्मर को करना पड़ता है। ये जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना है नहीं, इसके लिए कंप्लीट मैकेनिज्म, डिवाइस, मशीन, इंस्ट्रूमेंट का जरूरत है, वही हमारा ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। पहले डेफिनेशन लिख लिया जाए। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग, क्या कन्वर्ट करना बताओ, अभी बात हो रहा था, लो वोल्टेज एट हाई करंट को किस में कन्वर्ट करेगा, इनटू हाई वोल्टेज इनटू लोअर करंट लिखना था, इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट, to high alternating voltage at lower current into high alternating voltage at lower current। आ रहा समझ में? एंड वाइसे वर्सा उल्टा भी कर सकता है, हाई वोल्टेज एट लो करंट पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, हाई करंट एट लो वोल्टेज को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ट्रांसफॉर्म इसका नाम ही है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। हाई वोल्टेज अगर है, अगर तुमको चाहिए वहां पर वोल्टेज ज्यादा नहीं करंट ज्यादा, तो काम कर देगा। कहीं हाई करंट है, तुमको उसी केस में हाई वोल्टेज चाहिए, तो ये ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब इसका प्रिंसिपल, अब जैसे कि मैं बता रहा था कि ये जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में अल्टरनेटिंग करंट में भी दिया हुआ है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी दिया हुआ है। तो दिस इज डायरेक्ट एप्लीकेशन, सीधा सीधी एप्लीकेशन है अल्टरनेटिंग करंट का एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो लोग पिछला चैप्टर पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो पढ़िए, सीधा सीधा हिसाब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। कहानी केवल कॉइल पे काम करता है, और जहां दो कॉइल होता है वहां पर सेल्फ इंडक्शन नहीं, वहां म्यूचुअल इंडक्शन होता था। तो सीधा सा अगर तोड़ तोड़ के बात करें तो ये दिया ही हुआ आपके सिलेबस में, ये एसी चैप्टर में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में है, कॉइल में काम है, दो कॉइल का काम है। सीधा सीधी प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, सीधा सीधी काम जो है वो आपको इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का है, सीधा सीधी काम इसमें आपको अल्टरनेटिंग करंट का है, सीधा सीधी काम आपको दो कॉइल का इसमें पड़ता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल सिंपल सा है। जिनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं पढ़ा हुआ, धीरे धीरे पहले पीछे का चैप्टर पढ़िए, तब आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 9, 10, 11, 12 में जो मशीन होता है वो कोई मशीन एक्चुअली में नहीं है, वो एप्लीकेशन है किसी फिजिक्स के टॉपिक का। मशीन तो आप लोग आगे, अब जो लोग इंजीनियरिंग या फिजिक्स ऑनर्स पढ़ेंगे उनको पढ़ना है। अभी तो ये आपको एप्लीकेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, जो चीज पढ़ाया जा रहा है इतने दिनों से उसका एप्लीकेशन है कि कहाँ यूज होता है फिजिक्स में। करके थोड़ी देखना, करके देखना, जो लोग इंजीनियरिंग करेंगे फिजिक्स ऑनर्स पढ़ेंगे उनको करके देखना है ना। बाकी इसमें प्रिंसिपल ये है, जिनका क्लास किया हुआ है ध्यान से थोड़ा सा देखना। ये आपका सेटअप होता है, ठीक है, ये आपका सेटअप है। इस सेटअप में ये एक लैमिनेटेड कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर का, देखे भी होगे घर के बगल में ट्रांसफार्मर, वो एक तार लपेटा हुआ था, दो तरफा तार लपेटा हुआ रहता है, जिसके ऊपर लपेटा हुआ रहता है वो लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होता है। ठीक है, कैसे काम करता है मैं बाद में बताता हूं, पहले सिर्फ आप लोग डायग्राम को समझ लेंगे कि आखिर इसमें है क्या क्या चीज, किस किस चीज का काम है। ये एक लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है, एक आयरन का कोर नहीं है, ढेर सारा परत है, अलग 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 आयरन का ढेर सारे कोर का परत है, और हर कोर के बीच में गार्निश किया हुआ है, हर कोर को आपस में तोड़ा हुआ है, मतलब अलग अलग शीट है। दिमाग में एडी करंट आ रहा होगा, एडी करंट नहीं पढ़ा, एडी करंट पढ़ लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मेरा लेक्चर नंबर 7 एडी करंट, आउटस्टैंडिंग टॉपिक है, क्लास 12 फिजिक्स का टॉप 5 में से एडी करंट, उसका यूज पढ़ने वाला है यहाँ, है ना। तो चीजें कनेक्ट होती है 11, 12 में। 11, 12 छोटा मोटा बात है, 9, 10 का फिजिक्स भी कनेक्टेड होता है। वैसे एक चीज छोड़ के अगला चीज 9, 10 का भी नहीं पढ़ सकते, 11, 12 तो बहुत दूर का बात। ठीक है, तो देखते पहले सिर्फ डायग्राम को समझ लेते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को डायग्राम बनाना है, इसलिए पहले डायग्राम को समझ लो क्या क्या है, उसके बाद डायग्राम बनाओगे। डायग्राम में ये क्या दिख रहा है, ये लैमिनेटेड कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर है। इसमें देखो यहाँ पे तार बांधा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, यहां पर भी एक तरफ तार बांधा हुआ दिख रहा होगा। जो लोग म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े हैं, इस तरफ से हमें वोल्टेज देना है, इस तरफ से वोल्टेज देना है, इस तरफ से हमें वोल्टेज देना है। कौन सा वोल्टेज, इस तरफ से हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज देना है, इस तरफ से अल्टरनेटिंग, ये साइन ही अल्टरनेटिंग वोल्टेज का होता, पढ़े हैं हम लोग। इधर से हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज देना है।
जिस तरफ से अल्टरनेटिंग वोल्टेज देते हैं उसको हम लोग प्राइमरी सेक्शन कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन में बताया गया था। तो यहाँ पर कुछ टर्न है, तार लपेटा हुआ है, ठीक है। जिस तरफ मेरे को आउटपुट चाहिए लोड के अक्रॉस, ये तुम्हारा घर का लोड है, इसके अक्रॉस तुमको चाहिए आउटपुट, समझ में आ रहा है। तो इस तरफ देख रहे हो तार का संख्या इससे ज्यादा दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो है वो सेकेंडरी है, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये प्राइमरी छोर है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, कितना टर्न है प्राइमरी में 10 20 30 50 60। यहाँ एनएस है, नंबर ऑफ टर्न, सेकेंडरी में 80 100 20 200 400। ये लोड है तुम्हारे घर पर जहां पर ये करंट को पहुंचना है, ठीक है। ये आ रहा है कहां से, वहां से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बगल से, थर्मल पावर प्लांट के बगल से। किस पे आ रहा है, ये हाई करंट पे आ रहा है। हमें क्या चाहिए, सब होने के बाद ऐसा कुछ हो जाना चाहिए, हाँ, कि करंट का वैल्यू कम हो जाए और वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा हो जाए, ठीक है। उसके लिए सेटअप है, सेटअप हम लोग देख रहे हैं। एक्चुअली में तुम्हारे घर वाला नहीं है, एक्चुअली में तुम्हारे घर वाला नहीं है, अभी आपको बताया था। ये एक ट्रांसफार्मर काम करता है, फिर तुम्हारे घर तक पहुंचाने से पहले एक ट्रांसफार्मर को और काम करना पड़ेगा, नहीं तो उतना हाई वोल्टेज तुम्हारे घर में चल नहीं पाएगा कुछ चीज। तो वो बात की बात है, वो ये समझने की बात है, डायग्राम में उतना नहीं। डायग्राम में हमें सॉफ्ट आयरन कोर, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, यहाँ पर कुछ टर्न्स, यहाँ पर कुछ टर्न्स, यहाँ से वोल्टेज देना है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। यहाँ वाला करंट IS है सेकेंडरी करंट, यहाँ वाला करंट प्राइमरी करंट है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला वोल्टेज है वो EP है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला वोल्टेज है वो ES है। और ये जो डायग्राम बनाया हुआ है बोर्ड पर, ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम नहीं है, एक्चुअली में ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। दो तरह का ट्रांसफार्मर आपको जानना है, पढ़ना सिर्फ स्टेप अप है, डायग्राम स्टेप अप का देखना है। बट अभी बात हो ही रहा था, दो ट्रांसफार्मर का काम पड़ता है। फिलहाल जो डायग्राम बोर्ड पर बनाया हुआ है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का डायग्राम, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देखें, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और ये डायग्राम को फटाफट बनाएंगे। पहले डायग्राम को बनाओ, 2 मिनट टाइम मिला, डायग्राम को 2 मिनट में आप लोग डायग्राम बनाए। 2 मिनट टाइम मिल रहा है, डायग्राम को 2 मिनट में बनाओ। डायग्राम को थोड़ा सा बढ़िया से बनाना। वो पावर H बराबर I स्क्वायर RT को समझाने के लिए था, वीडियो में तो रहेगा ही, जब भूल जाओगे तो इसको लिख लेना। डायग्राम इस तरह है, डायग्राम बोर्ड्स के एग्जाम में पेंसिल से बनाना है और अलग अलग कलर से रंगना नहीं है। ट्यूशन टीचर चाहे आप लोग ट्यूशन में समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बोर्ड्स के एग्जाम में ऐसा नहीं लाल पेन ग्रीन पेन से मत बना देना। बोर्ड्स के एग्जाम में पेंसिल से पूरा डायग्राम बनाना है। डायग्राम हो गया तो प्रिंसिपल के लिए भैया बार बार मैं बता रहा हूँ, प्रिंसिपल के लिए आप लोग को दोनों चैप्टर को मिक्स करके देखना पड़ेगा। अल्टरनेटिंग करंट का भी जो लोग क्लास किए हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी जिनका क्लास किया हुआ है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी म्यूचुअल इंडक्शन का क्लास जिनका किया हुआ है, उनको एक बार में समझ में आएगा, बाकी को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या था, तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल या बाहर में आप लोग म्यूचुअल इंडक्शन का एक बार याद करवाइए जो लोग क्लास किए थे। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए किसका जरूरत पड़ता था, 2 कॉइल का। क्या करते थे, एक कॉइल लेते थे, उस कॉइल में क्या करना था, उस कॉइल में जैसे ही हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पास करते थे, याद करो, बताओ, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन कॉइल में कैसे होता था। कॉइल लेना है, तार में नहीं होगा। इंडक्शन वर्ड तार में नहीं कॉइल में होता है। क्या होता था, एक लेंगे कॉइल, कॉइल में क्या पास करवाना था, अल्टरनेटिंग करंट। उसका शेप कॉइल का ऐसे होता है कि वो जो अल्टरनेटिंग करंट था वो खुद ब खुद एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके मैग्नेटिक फ्लक्स बना देता था। सब पढ़ाया हुआ पहले के क्लास को देख लेना। और ये फ्लक्स किसके साथ लिंक हो जाता था, ये जो फ्लक्स है वो जो उस पूरे कॉइल के साथ जो है वो लिंक्ड हो जाता था। और उसके बाद जैसे ही रूल बताया गया था, किसी भी तरह से अगर तुम करंट में चेंजेस करते तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज कर जाता। और फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है, 10th में भी पढ़े और 12th में भी, क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल अगर तुम चेंज करोगे तो वहां पर करंट का वैल्यू जो है वो इंड्यूस हो जाता है। यहां तक पहला रूल था। उसके बाद तक अगर 2 कॉइल लेते हैं और दोनों कॉइल को नजदीक में रखते हैं तो जो एक कॉइल में तुम फ्लक्स लिंक करवा करके चेंज करवा के जो करंट इंड्यूस करवाते हो वो दूसरे वाले कॉइल में भी इंड्यूस हो जाता था, प्रोड्यूस हो जाता था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। उसी कंसेप्ट का सवाल करना है। ये कॉइल है, सीधा तार में नहीं हो पाएगा। ट्रांसफार्मर कभी भी वायर से नहीं, कॉइल से होता है। कंडक्टर और इंसुलेटर क्लास 10th और 12th में बेसिक डिफरेंस है।
10th क्लास का बच्चा व्हाट इज इंडक्टर बता ही नहीं सकता है क्या होता है। कंडक्टर बता देगा, इंसुलेटर बता देगा, रेजिस्टर भी बता देगा, बहुत बढ़िया बच्चा कैपेसिटर भी बता देता है, बट इंडक्टर आपको 12th में पढ़ना है। 10th वाले बच्चे को इंडक्टर मालूम ही नहीं क्या होता है। आप पढ़े हैं, आपका पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सिर्फ कॉइल को लेकर के। तो यहां पर ये कॉइल है जहां से हम करंट दे रहे हैं, कौन सा करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। कॉइल है तो इसमें क्या लीक हो जाएगा, इसका शेप के हिसाब से वो करंट मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एरिया के साथ लिंक होकर के फ्लक्स, और क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है तुम बार बार इसको ऑल्टरनेट करवाओगी तो क्या होगा, फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होगा, जिसके वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ। किस तरफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इसी तरफ प्रोड्यूस हो गया। दिया ये थे, जो लोग क्लास के उनको मालूम होगा, दिए तो ये थे, ये तो मेरे द्वारा दिया जाने वाला है जो थर्मल पावर प्लांट से बंद कर आया है, बट वो किस में कन्वर्ट हो गया अभी फिलहाल, ईपी में। वो किसके साथ लिंक हो गया, यहां पर देख रहे हो, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसके साथ लिंकअप हो गया। अब क्या करना है, मेरे को इधर नहीं, मेरे को उधर चाहिए, मतलब जो लिंक हुआ है इसको वहां भेजना है। तो ये तो आपको पढ़ाया गया है, जो लोग म्यूचुअल इंडक्शन का क्लास किए तुमको भेजने का भी जरूरत नहीं है। ये दोनों कॉइल नजदीक नजदीक पर रख दो, वो खुद ही फ्लक्स इसके साथ लिंक हो जाता है। लेकिन सारा नहीं होगा, लॉस हो जाता है। उस लॉस से बचाने के लिए क्या करना है, एक सॉफ्ट आयरन कोर लगाओ। सॉफ्ट आयरन कोर में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो लिंक हुआ है वो क्या करेगा, प्रैक्टिकली जितना इसमें फ्लक्स लिंक हो रहा है उन सबको यहां पर भेजते चलेगा। इसके लिए आपको एक सॉफ्ट आयरन कोर का जरूरत पड़ेगा, एक मैग्नेटिक मटेरियल का जरूरत पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो भी होगा, बट बहुत कम होगा। क्योंकि तुम एक मशीन बना रहे हो, डिवाइस बना रहे हो, करोड़ों रुपया का होता है। आप लोगों को शायद मालूम भी होगा, ट्रांसफार्मर वगैरह घर के अगल बगल जब खराब हो जाता है तो आपके वार्ड कमिश्नर या फिर लीडर्स लोग मिल करके उसको चेंज करवाते हैं। तो सिर्फ कितना दिन लग जाता है, अगर आज कंप्लेन हुआ 2-3 दिन उसको सिर्फ चेंज करने में लग जाता है। अगर हुआ होगा घर के अगल बगल तो मालूम होगा। और नया तो इंडिया में लगाता भी नहीं साला, पहले वाला जो रहता है उसी को फिर से तार लपेट करके ले आता है, उसमें भी 2-3 दिन लग जाता है। क्योंकि एक एक ट्रांसफार्मर, जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है जो तुम्हारे घर के बगल में लगा हुआ है, उसका प्राइस करोड़ों में है, लाखों में नहीं, करोड़ों का मैकेनिज्म है। तुमको यहाँ ट्यूशन रूम में 2 मिनट में पढ़ा दिया जाएगा, तुम 2 पेज में ट्रांसफार्मर लिख दोगे, तो ऐसा थोड़ी है, करोड़ों रुपए का डिवाइस है ना। तुम तो 2 पेज में लिख दोगे, क्योंकि तुमको ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ाया जा रहा है, तुमको एप्लीकेशन पढ़ाया जा रहा है। जो तुम पढ़े उसका यूज कहां पर है, करोड़ों रुपया का डिवाइस रहता है। वो पुराना वाले का तार लपेट करके ऑयलिंग करके लाने में भी बहुत पैसा और बहुत टाइम खर्च हो जाता है। नया ट्रांसफार्मर तो शायद कोई लगाए यहाँ पर, उसी को बदल उदल के ले आके लगा देता। हाँ, अपार्टमेंट वगैरह में लगाता तो उसमें भी एक ही बार शुरुआत में, उसके बाद उधर भी बुद्धू ही बनाता है। वो चेंज करने के लिए बोलेगा पुराना ही वाले को वायरिंग में बहुत ज्यादा महंगा आता है। तो ना आसान नहीं कि गया दुकान से ले करके आ गया, अल्लाह दे दी, है ना। पैसा देने पर भी तुमको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि दुकान में मिल रहा है, ट्रांसफार्मर लेकर के चले आए, लगा दिए घर के बगल, है ना। जैसे पैसा अपार्टमेंट वगैरह में पैसा है, मान वाला भी जा सकता है, तो भी ऐसा नहीं कि तुम गए पैसा दिए और तुमको दे दिया लाके, ऐसा भी नहीं। काफी मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि काफी मुश्किल मैकेनिज्म है। आपको तो सिर्फ एप्लीकेशन थोड़ा सा समझाया जा रहा है, ऐसे ये बहुत भारी भरकम मैकेनिज्म है, ठीक है। तो जब मशीन बना रहे हो तो तुम क्या चाहोगे कि जितना तुमको फ्लक्स चाहिए वो सारा लिंक हो जाए उधर। उसके लिए तुमको बीच में सॉफ्ट आयरन कोर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ये 10th क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां पर निकेल कोबाल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट सबसे बढ़िया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन में भी सॉफ्ट आयरन है, ठीक है। पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, अभी हम लोग इसका प्रिंसिपल तो पढ़ लिए, किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है ये सीधा सा हिसाब किताब है। बोर्ड्स के एग्जाम में एक लाइन में आएगा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये बस म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन का ही डेफिनेशन लिखवाया गया, जो कि हम लोग पहले भी लिख चुके हैं। 2 कॉइल चाहिए होगा, कपलिंग करना पड़ेगा, इस तरह से करना होगा कि करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक कॉइल में चेंज करना पड़ेगा। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, वही जो फ्लक्स चेंज होने के वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ एक कॉइल में प्रोड्यूस हुआ वो दूसरे वाले में भी लिंक हो जाता है। तो बस यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। अभी मैं वर्किंग नहीं बता रहा हूँ, वर्किंग तो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये प्रिंसिपल है कि ये प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी म्यूचुअल इंडक्शन का एप्लीकेशन है, ठीक है। अब जो लोग एडी करंट पढ़े उन लोगों को याद होगा एडी करंट क्या था। एडी करंट एक ऐसा करंट, पूरा वीडियो पूरा लेक्चर आपको लिखवाया गया है। एडी करंट में क्या होता है, एडी करंट में अनचाहा करंट प्रोड्यूस हो जाता है, किस में, कंडक्टर में। अरे याद है कि नहीं, कॉइल में प्रोड्यूस होता है जो करंट चाह रहे हैं हम,
कंडक्टर में ऐसे ही चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में कंडक्टर को घुसा दोगे तो उस कंडक्टर में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो अनचाहा करंट होता है, उसको हम लोग एडी करंट कहते हैं। ये जो कंडक्टर बनाया हो सॉफ्ट आयरन कोर, वो तुम अपने हिसाब से किए थे कि इधर वाला फ्लक्स उधर ट्रांसफर हो जाए, बट हो जाएगा उल्टा। इसके अंदर ही बहुत सारा अनवांटेड क्या प्रोड्यूस होने लगेगा, एडी करंट। और जो क्लास की एडी करंट का बताया गया था कि एडी करंट का लॉस तो इसमें होना ही है, तुम रोक नहीं सकते, भगवान भी आ जाए तो इसमें तुम एडी करंट का लॉस रोक नहीं सकते। बट मिनिमाइज करने का तरीका बताया गया था। क्या था एडी करंट को मिनिमाइज करने का तरीका बताया गया था कि पूरा तो तुम्हारा जो कंडक्टर है उसको तोड़ो अलग अलग पोर्शन में, लिखवाया हूं कॉपी में, उसका एरिया कम कर दो, बीच में जगह बना दो, गार्निश कर दो। इसीलिए आपको यहाँ पर लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का काम है। इसका काम ट्रांसफार्मर के मैकेनिज्म में नहीं है, इसका काम सिर्फ एडी करंट का जो लॉस हो रहा है उस लॉस को कम करने के, मिनिमाइज करने के काम में आएगा। बाकी ट्रांसफार्मर का मैकेनिज्म में तुमको लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का जरूरत नहीं है, एक लोहा पर भी कर सकते हो ट्रांसफार्मर का काम। सिर्फ एक लोहा ले लो, उसको भी तुम ट्रांसफार्मर बना सकते हो। बट बड़ा रूप में इस्तेमाल जब करोगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो ऐसे लोहा लेकर के तो करोगे नहीं, इसको तरीके से ही सेटअप करना पड़ता है। तो ये लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है। प्रिंसिपल फटाफट लिख लो, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, that is two coils are inductively coupled and when current or magnetic flux is changed through one of the coil, induced EMF is produced in the other coil। इसको नोट करके रख लो। तो दो तरह का ट्रांसफार्मर्स का काम है हमें, ठीक है, एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो आपको अभी समझाया गया पिछले 26 मिनट के लेक्चर में, वो सब किसका समझा रहा था मैं। अभी वर्किंग भी जो आपको किताब में दिया हुआ है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ही है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर तुम्हारे बोर्ड पर बनाया हुआ है। सेकेंडरी साइड का जो टर्न्स है वो ज्यादा होता है प्राइमरी साइड वाले टर्न्स के। यही हम लोग जनरली मतलब पढ़ते हैं। किसको ट्रांसफॉर्म करेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर? हाई करंट जो प्रोड्यूस हो रहा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बगल में थर्मल पावर प्लांट पे लो वोल्टेज पर, उसको किस में ट्रांसफॉर्म कर देता है? हायर वोल्टेज एट लोअर करंट पर। कौन? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखो प्राइमरी तरफ यहां का करंट क्या था, अभी बोलो, इस तरफ करंट ज्यादा था और तार का टर्न कम है, तो तार को मोटा होना जरूरी है। ज्यादा करंट है, तार का टर्न भी कम है, तो ये मोटा होना जरूरी है। उस तरफ क्या चाहिए? उस तरफ जो है वो कम करंट चाहिए और टर्न भी बहुत ज्यादा है, तो पतला पतला से काम चल जाएगा। इसीलिए प्राइमरी कॉइल इसमें थिक होता है और सेकेंडरी कॉइल उस तरफ वाला जो है वो थिन होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसका उल्टा वाला। अब क्या हो गया है, वो अब फिर से कन्वर्ट कर देगा किसको? इसमें नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स नंबर ऑफ सेकेंडरी से ज्यादा होता है। काम इसका ठीक उल्टा। जो हाई वोल्टेज आ रहा है लो करंट पर, वो फिर ट्रांसफॉर्म कर देता है लोअर वोल्टेज एट हाई करंट पर। तो इस बार हाइयर करंट उस तरफ है, इस बार उधर के तरफ हाइयर करंट है। इस वजह से इस बार हाइयर करंट उस तरफ है ना, तो इस वजह से उधर वाला तो जो तार होगा उसको क्या होना जरूरी है? उसको थिक होना जरूरी है। और प्राइमरी कॉइल जो है स्टेप डाउन में थिन होना चाहिए। तो दोनों मिला करके ही काम होता है। बट जो वर्किंग आपकी किताब में दिया हुआ है वो स्टेप अप का है, बट स्टेप अप पढ़ते पढ़ते तुमको स्टेप डाउन भी समझना है कि ठीक उसका उल्टा होता है। ठीक है, कैसे काम करता है बस यही बच गया। क्या क्या हो चुका, डेफिनेशन पढ़ चुके, क्यों जरूरत है वो बताएगा। क्यों जरूरत है, फिजिक्स में पहले वो जानना होता है कि जरूरत ही क्या है, तो जरूरत है। ठीक है, दूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में तुम्हारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना है, बट ज्यादा एनर्जी बर्बाद किए बगैर हाई वोल्टेज पर, हाई करंट को हाई वोल्टेज पर पहुंचाने का काम तुमसे नहीं होगा। उसके लिए एक मशीन डिवाइस का जरूरत है, दैट इज ट्रांसफार्मर। क्या होता है, किसकी चीज का जरूरत पड़ता है, वो कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल पढ़ लिए कि फिजिक्स का किस चैप्टर पर बेस्ड है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के भी म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। और कुछ बातें जान लेंगे कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बगल वाला है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तुम्हारे घर के बगल वाला जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो लिख करके रखेंगे। वर्किंग देखना बच्चों, थ्योरी वर्किंग मैथमेटिकल है, इसलिए लिखते भी रहना, समझते भी रहना। कि कुछ लोग पूछ रहे इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है कि नहीं, 100% आएगा। और 9th 10th 11th 12th में हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में ऐसे सीधा बस फॉर्मूला से तो कुछ होता है नहीं। केमिस्ट्री मैथ में हो जाता है, फिजिक्स में आप देख रहे हैं ऐसे बस फॉर्मूला साइड कर लिख लो, उससे बनने वाला कुछ है नहीं। तो एक बार ध्यान से देख लेते हैं क्या क्या करना था, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इट वाज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या कंसेप्ट आता है? म्यूचुअल इंडक्शन में पहले कंसेप्ट आता है इंडक्शन का।
है ना। इंडक्शन में कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में किसका कॉन्सेप्ट आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए किसका कॉन्सेप्ट आएगा, फ्लक्स लिंक विद द कॉइल का। और फ्लक्स के बारे में हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। फ्लक्स तीन चीज के ऊपर डिपेंड करता है, बी पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और नंबर ऑफ टर्न्स पर, है ना। तो सीधा सा बात है कि ये जो NS है इस तरफ का सेकेंडरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें जो जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो मेरे को पता नहीं कितना होगा, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल के। जितना NS ज्यादा होगा उतना ही फ्लक्स लिंक इन द सेकेंडरी साइड जो है वो ज्यादा होगा। जितना ज्यादा टर्न प्राइमरी का होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल उतना ही ज्यादा होगा। वाइस वर्सा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों को अगर डिवाइड मार देते हैं तो फ्लक्स S मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी, दोनों का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, NS बाई NP के। तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स S कितना हो जाएगा, NS बाई NP इंटू फ्लक्स P। ठीक है, यहां तक सही है। अभी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं मैथ्स में, दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो d बाई dt ऑफ फ्लक्स S, इसमें NS बाई NP कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, d बाई dt ऑफ फ्लक्स P। जो लोग पिछला चैप्टर पढ़े हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता ही है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस d बाई dt ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। यही फॉर्मूला था, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो d बाई dt ऑफ फ्लक्स S कितना हो जाएगा, माइनस ES इज इक्वल टू NS बाई NP, d बाई dt ऑफ फ्लक्स P हो जाएगा माइनस EP। ये माइनस माइनस कट जाएगा, इससे ES बाई EP, ES बाई EP, ES बाई EP, ES बाई EP बराबर कितना हो जाएगा, NS बाई NP, NS बाई NP, NS बाई NP। ठीक है, NS बाई NP के रेशियो को हम लोग अलग से याद करेंगे, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मर रेशियो कहते हैं। K के बारे में तो बहुत बच्चा लोग भी परेशान रहता है, 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक, फिजिक्स से लेकर के केमिस्ट्री तक कोई भी कांस्टेंट K से ही डिनोटेड है, बहुत ज्यादा है। तो अब इसमें भी है, K से डिनोट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर रेशियो को K से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहां तक आ गए। यहां तक सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू यहां पर क्या हम लोग अभी से 32 मिनट पहले अभी आपको बताना मैं शुरू किया, मेन कॉन्सेप्ट क्या था, पावर ट्रांसमिट करना था, जहां बना से तुम्हारे घर तक, है ना। तो जितना पावर दे रहे थे ट्रांसफार्मर के इनपुट पर, उतना ही पावर तुम चाहोगे कि मिल जाए हमको ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर। इसके लिए क्या करना होगा, पावर बराबर कैसे रहेगा, पावर बराबर तभी रहेगा जब पावर लॉस नहीं होगा। पावर लॉस तभी नहीं होगा जब तुम इसके अंदर का जो एडी करंट का लॉस है उसको तुम रोकोगे। तो इसका न्यूमेरिकल बनाते समय एडी करंट का लॉसेस को नहीं कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन आपको जानना है साइंस स्टूडेंट की लॉस तो होगा, लॉस होना है, बट समझाने के लिए, प्रूफिंग समझाने के लिए यहाँ पर कंसीडरिंग नो एनर्जी लॉस, किसी तरह का एनर्जी लॉस नहीं कंसीडरिंग करना है। कंसीडरिंग नो एनर्जी लॉसेस, एनर्जी लॉस को नहीं कंसीडर करते हो। किस तरह के एनर्जी लॉस को नहीं कंसीडर किए हो, एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस किसको कहते हैं, 9th 10th क्लास में पढ़ो। ये तार है ना, तार ही ना है, अरे इसका गर्मी तो रोक लोगे, लेकिन ये जो तार में गर्मी प्रोड्यूस हो रहा है वो तुम कैसे रोक लोगे। इसका एडी करंट का लॉस को मिनिमाइज करने का तरीका पढ़े हो, बट जो तार है, तार तो गर्म होगा ही, सिंपल तार तुम्हारा गर्म हो जाता है। ये ट्रांसफार्मर के ऊपर तार बांधे हो, उसमें तो गर्मी की वजह से वो तो लॉस होना ही, उसको कॉपर लॉस कहते हैं। तार में जो गर्मी के वजह से एनर्जी लॉस होगा, दैट इज कॉपर लॉस। इस कंडक्टर में लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो लॉस होगा, दैट इज एडी करंट लॉस। ये दोनों लॉस तो होना ही है, तुम जितना कम कर दो। प्रूफिंग करते समय मान के चल रहे हैं कि ये सब लॉस निग्लिजिबल है, बट एक्चुअली में होता है। एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, और है तुम्हारा हमिंग लॉस, एक बोलते हैं हमिंग लॉस। हमिंग लॉस का मतलब होता है कि जैसे बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार कॉइल के साथ जो चेंज करवा रहे हो, जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। उस वाइब्रेशन, मेटल है, टन 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 टन, वो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, बार बार जो वाइब्रेशन, ऑसिलेटिंग वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो आयरन कोर में टन 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 करके लगता है, मतलब वो हमिंग लॉसेस है। बार बार जब वो टकराएगा, ऑसिलेशन जो हो रहा है वो मेटल पर टन 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 टकरा रहा है, तो वो वाला लॉसेस भी होता है, उसको हमिंग लॉस कहते हैं। उसको भी मान करके चलना नहीं है। फिर 10th क्लास में आप लोग एक और टॉपिक पढ़े थे, 10th क्लास में, 10th में, अभी 12th में भी पढ़ना था, आपके सिलेबस से हटा दिया। 12th क्लास का फेमस टॉपिक था हिस्टेरेसिस।
टॉप 5 टॉपिक में से था, एकदम लड़ता ही था एग्जाम में, इस बार हटा दिया सीबीएसई के सिलेबस से। बट ये 10th में भी पढ़ना था। 10th में भी आपको पढ़ाया गया था कि जैसे अगर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, इसको एक बार तुम मैग्नेटाइज करोगे, फिर डीमैग्नेटाइज करोगे, फिर मैग्नेटाइज करोगे, फिर डीमैग्नेटाइज करोगे, फिर मैग्नेटाइज करोगे, डीमैग्नेटाइज करोगे। इसके वजह से लॉसेज होता है उस आयरन के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में भी। ठीक है, ये आपको 10th में पढ़ाया गया था कि ये लॉस निकल, कोबाल्ट में बहुत ज्यादा होता है, आयरन में ये कम होता है, बट होता तो है ही। इसको हम लोग हिस्टेरेसिस लॉसेस कहते हैं। तो इसका प्रूफिंग के समय हम लोग मान करके चल रहे हैं कि ये सब लॉसेस को हम लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन बोर्ड्स के एग्जाम में अलग से पूछता है तुमसे कि कौन कौन सा लॉसेस होता है। तो ये 4 लॉस तुमको याद करके चलना है। एडी करंट का लॉस है, कॉपर का लॉस है, हमिंग लॉस है और हिस्टेरेसिस लॉस है। बाकी हम लोग प्रूफिंग की तरफ आते हैं। अगर इन सब लॉसेस को कंसीडर नहीं कर रहे हो तो जितना इनपुट पावर दे रहे हो उतना ही क्या होना चाहिए, आउटपुट। तो पावर का फॉर्मूला V × I चल ही रहा था, तो V कितना था इसमें, EP कैपिटल में लिखा हुआ था, तो इधर मैं स्मॉल लिख दिया हूं, तो कहीं एक जगह पे चेंज कर लो, इसी को छोटा कर लो, ठीक रहेगा, नहीं तो पूरा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देख लो पहले, पावर बराबर V × I, तो EP IP, EP IP, EP IP, इधर ES IS, ES IS, ये दो। अरे समझ में, दोनों को डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहीं पर कहानी खत्म हो जाएगा। ES by EP, ES by EP, ES by EP, ES by EP बराबर कितना हो गया, IP by IS, IP by IS, IP by IS। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले ES by EP कुछ लाए थे, NS by NP के बराबर, तो ये सब एक चीज एक साथ आ गया। ES by IP, IP by IS बराबर NS by NP। यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है, जिन लोगों का पीछे का छूटा हुआ धीरे धीरे मैनेज होगा, पहले इसको खत्म कर लिया जाए। यहाँ तक आ गए, आप ध्यान से देखना, इसका कहानी में ट्विस्ट है, ट्विस्ट नहीं मतलब यहीं से शुरू किए थे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपको बताया गया था कि NS क्या था, NP से ज्यादा था। तो यहाँ से देखोगे तो ये बड़ा है NS NP से, दो चीज को डिवाइड कर रहे हैं। NS अगर बड़ा है, अगर NS बड़ा है तो ऐसे डिवाइड कर रहे हो तो इसमें कौन बड़ा हो जाएगा, IP बड़ा हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है सबको, ऐसे है, अगर NS ज्यादा है तो उस हिसाब से IP का वैल्यू ज्यादा हो गया। मतलब प्राइमरी वाले साइड में, प्राइमरी कौन सा साइड है, इस तरफ करंट का वैल्यू क्या है, ज्यादा। यहीं से तो कहानी शुरू हुआ था, करंट ज्यादा था और ट्रांसफार्मर को क्या करना था, ऐसा कुछ करना था कि करंट कम हो जाए, वोल्टेज बढ़ जाए। वो तुम ठीक यहाँ पर देखोगे, ये देखो यहाँ पर ये न्यूमरेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, बट इसके न्यूमरेटर में ध्यान से देखोगे तो वोल्टेज इस तरफ दिख रहा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकेंडरी वाले तरफ का वोल्टेज। ये देखो क्या ज्यादा हो गया, सेकंड तुमने NS को ज्यादा किया, NS को ज्यादा करने से प्राइमरी का करंट तो वैसे में भी मेरे को पता था ज्यादा है, बट ये ज्यादा करते करते यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी वाले साइड का क्या ज्यादा हो गया, वोल्टेज ज्यादा हो गया। और वोल्टेज ज्यादा होने का मतलब ही है कि प्राइमरी वाले का वोल्टेज जो है वो कम हो गया। प्राइमरी का वोल्टेज कम और सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा, तो करंट का वैल्यू देखो किसका, सेकेंडरी का। देखो सेकेंडरी का करंट क्या हो गया, सेकेंडरी का करंट कम और सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा। अभी से 40 मिनट पहले यही बताया गया था, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, करंट का वैल्यू को, बढ़ा हुआ करंट का वैल्यू को करता है कम, सेकेंडरी साइड में उस तरफ चाहिए था, और जो वोल्टेज का वैल्यू उसको क्या कर देता है, ज्यादा। ये ट्रांसफॉर्म मेरे से तुमसे नहीं होगा, ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको एक मशीन, एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट, एक स्ट्रेटेजी का जरूरत है। उसी मशीन डिवाइस को ही हम लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में NS NP से ज्यादा, IP IS से ज्यादा, बाद में हम लोग को पता चला कि ES EP से ज्यादा हो जाता है। और ES को ज्यादा करके क्या करोगे, इधर के तरफ वाला वोल्टेज ज्यादा करने पर क्या होगा, अभी आपको बताया गया था, वोल्टेज ज्यादा है, अब पावर ट्रांसमिट करना है, वोल्टेज ज्यादा मतलब करंट कम, तो तार में से कम करंट आएगा तुम्हारे घर तक। तो कम करंट आएगा तो जो करंट के वजह से जो लॉस होता है तार में वो क्या होगा, वो कम होगा। समझ में आ रहा है, तुम्हारे घर तक कम करंट पर ज्यादा वोल्टेज पर पूरा का पूरा पावर ट्रांसमिट हो जाएगा। इसके लिए आपको एक मशीन, एक डिवाइस का जरूरत है, दैट मशीन, दैट डिवाइस इज नोन एज ट्रांसफार्मर। ठीक है, और स्पेसिफिकली ये जो वर्किंग है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का है। ठीक इसको उल्टा कर लोगे तो स्टेप डाउन हो जाएगा, जो कि एज ए साइंस स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए। ये तुम्हारे घर के तक ठीक है, घर तक नहीं, मोहल्ला में जो लगा हुआ है ट्रांसफार्मर वहां तक, वहां से क्या होगा, वहां से फिर जरूरत पड़ेगा क्या करने का, इसको स्टेप डाउन करने का जरूरत पड़ेगा। इसी कहानी को ट्विस्ट करके उल्टा करके लगा लेंगे तो वो फिर तुम्हारे घर तक
वोल्टेज का वैल्यू फिर कम कर देगा, करंट का वैल्यू जितना ज्यादा चाहिए तुम्हारे घर तक उस हिसाब से पहुंचा देगा। 2 ट्रांसफार्मर का जरूरत होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, वर्किंग स्टेप अप में समझाया हुआ है किताब में। ठीक है, बताओ, लिख लो फटाफट। थोड़ा सा एक बाकी रह गया 11th में थर्मोडायनामिक्स में, 11th में वर्क एनर्जी एंड पावर में, या कुछ भी नहीं पढ़ो तो कॉमन सेंस के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो ये एनर्जी लॉस तुम्हारे बोलने से थोड़ी नहीं होगा, वो लॉस तो होना ही है। अगर लॉस होगा इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता है। ये जो प्रूफिंग है वो मान करके किया गया है कि एफिशिएंसी 100% है, बट एक्चुअल कंसेप्ट है कि एफिशिएंसी 100% हो नहीं सकता है। तो कौन ज्यादा होगा उसके हिसाब से बात करेंगे। लॉसेज होना है पावर का, कंफर्म में लॉस होना है, तो ज्यादा किस तरफ होगा, इधर वाला कि इधर वाला। अरे ज्यादा पावर किस तरफ होगा, इस तरफ किस तरफ, इस तरफ होगा, क्योंकि इसी में ना लॉसेज है, सारा लॉस तो इसी तरफ है। तुम लोग इसके बाद का बात मत करो, इसके बाद तार में कौन सा लॉस हो रहा है उसके बारे में बात नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ ट्रांसफार्मर का बात करो। यहां से यहां की इसी के बीच में ना सब तरह का लॉस था, तार में लॉस, इसमें ये जो आयरन है उसमें लॉस, बार बार उसमें करंट ऊपर नीचे कर रहे हो उसमें लॉस, हमिंग लॉस, इसी में ना लॉस है। तुम लोग इसके बाद का बता रहे हो कि तार फिर घर तक पहुंचेगा, वो तो मैं समझा दिया, वो तो एप्लीकेशन था कि ट्रांसफार्मर क्यों हमें जरूरत है। अभी सिर्फ इसमें बात करो तो इसमें ये ज्यादा होगा हमेशा, इसके बाद लॉस होगा, इधर वाला कम हो जाएगा। कॉमन कॉन्सेप्ट है कि ये किसी भी कीमत पे जो इधर वाला इनपुट पावर है वो ज्यादा होगा आउटपुट पावर से। इनपुट पावर मतलब ईपी आईपी ये ज्यादा होगा ईएस आईएस से, तो ये ज्यादा है ये कम है। तो एफिशिएंसी किसी भी मशीन का, ये ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी का फॉर्मूला नहीं है। जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं उन लोगों को मालूम होगा, अभी जो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं वो कोई ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी का फॉर्मूला नहीं, दुनिया का कोई भी मशीन का एफिशिएंसी का यही फॉर्मूला होता है, कितना तुम दिए और कितना निकला, है ना, दोनों के रेशियो को बोला जाता है एफिशिएंसी, है ना। तो ज्यादा वाला नीचे और कम वाला ऊपर, इसी को हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी। ईएसआईएस बाय ईपीआईपी के रेशियो को, ईएसआईएस बाय ईपीआईपी के रेशियो को कहते हैं हम लोग, ईएसआईएस और ईपीआईपी के रेशियो को हम लोग कहते हैं इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर ही नहीं। जो लोगों को मालूम है दुनिया का कोई भी मशीन, दुनिया का कोई भी डिवाइस की एफिशिएंसी ऐसे निकालते हैं, जितना तुम दिए और जितना निकला दोनों के रेशियो को ही हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी। और ये जो तुम्हारे घर के अगल बगल वाला ट्रांसफार्मर देखे हो उसका एफिशिएंसी 40-30% के करीब करीब होता है। मतलब उतना लॉस कुछ भी कर लो, इतना लेक्चर माजी किए, ये किए वो किए, बट फिर भी लगभग 50% एनर्जी का लॉस होते हुए तुम्हारे घर तक आता है। ठीक है, तो ये सब चीजों को ख्याल रखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसका न्यूमेरिकल करते हैं अगले क्लास में।